ओके, अब यस अपना क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, यूट्यूब पे भी कुछ करना है, यूट्यूब पे भी कर कर दिया है, ठीक है, बस क्लास ही कीजिए। बस You are now unmuted. very good morning, good evening to all of you. So Jasulang Bhattacharya, Ravneet, you are not present, you were absent, yesterday. Jasulang Bhattacharya was absent. Ravneet, you were also not absent last day. Okay. So is there any doubt? यस मैम। Please. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम तो हमारा प्रीएम्बल है, इसमें मैम जैसे फ्रेटर्निटी जो है इसके आगे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना कि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मैम इसमें डिग्निटी वर्ड नॉट Beta, पर्टिकुलरली just a हाईलाइट। minute. Beta, just a minute. टोटल लाइव Please. यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक करिए, कर लाइव होगा कहाँ से, ऐसे हो जाएगा। किसी काम का नहीं है यार। ये सब तो कर दिया था मैंने। बस 1 मिनट। यही अंकित एकेडमी जो हमने किया था कट गया सब। तुम अंजलि मैम के साथ में उनकी विश्वास सर की क्लास लगवा चल के चलो। विश्वास है हाँ जल्दी। कहाँ पे क्लास? हाँ छोड़ दिया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो सही क्या बस 1 मिनट में आ जाएगा, गो लाइव आ जाए मैं स्नैप कर देना फिर स्टार्ट कर देना। Okay. Now Judy, please continue what you are asking. Sorry for the delay. कि मैम हमारे प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी के एक्सप्लेनेशन में एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मैम डिग्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी वर्ड तो मतलब कि यूज हो रखा है ना मैम प्रीएम्बल। तो मैम कल क्वेश्चन में था ना कि विच वर्ड एक इज मिनट। जस्ट अ मिनट। प्रीएम्बल कौन से स्लाइड में है? यस मैम। Fraternity assuring the dignity of the individual. Oh, I haven't checked. अरे यार। ये assuring the dignity of the individual and the unity and integration of nation. क्वेश्चन में क्या था कि which word hasn't used in the preamble? यस मैम। तो मैम डिग्निटी उसका आंसर हमने कल टिक करा था।
हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। ओके, आई विल चेक कि वो एक्चुअली जो कमीशन है उन्होंने डिग्निटी करके दिया हुआ है, तो आई विल रीचेक इट कि बाद में क्या उन्होंने इसको किया है या नहीं किया है, देन वी विल मार्क। ओके, अभी तो आप वही रहने दो जो कमीशन ने दे के रखा है अपने आंसर में। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई डाउट? इज देयर एनी मोर? सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 1। प्रियम्बल देख लिया। प्रियम्बल देखने के बाद जैसे ही प्रियम्बल खत्म होता है तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में आर्टिकल्स गिवन है। तो सबसे पहले देखना है पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है। यूनियन मतलब पूरा भारत, ठीक है, और उसमें रहने कितनी कितनी टेरिटरीज हैं उनकी बात करता है। तो पहले तो ये है कि पार्ट 1 में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल गिवन है। तो ये पार्ट 1 आपका डील करता है आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4, ठीक है। इसमें 4 आर्टिकल हैं, 1 2 3 4, क्लियर। अब 1 by 1 ईच एंड एवरी आर्टिकल वी आर नाउ गोइंग टू सी ईच एन आर्टिकल। पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1, इसमें दोनों नाम लिखे हुए हैं, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या, ये टेरिटरी क्यों बनाया गया है मैम? अरे तो वो पूरा इंडिया रहेगा। टेरिटरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बाउंड्री लाइंस, क्लियर। टेरिटरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बाउंड्री लाइंस बनाई गई ताकि जो रूल है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। अब पहला जो आर्टिकल है वो कहता है कि इंडिया या जो इंडिया और भारत दोनों वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं आर्टिकल नंबर 1 में। तो कभी कभी एक क्वेश्चन अगर ये फ्रेम हुआ कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या दिया है, नेम क्या दे के रखा है कंट्री का, इंडिया, भारत, बोथ, नन। तो उसका आर्टिकल, उसका सही ऑप्शन हमेशा बोथ होगा, ठीक है। तो इंडिया और भारत जो है यूनियन है, किसका यूनियन है? स्टेट्स का यूनियन है। जो इंडिया है वो यूनियन है किनका? स्टेट्स का यूनियन है। अब इसके बाद इन्होंने इसमें जो आर्टिकल 1 में क्या क्या दिया हुआ है कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट, मतलब कि कौन सा स्टेट कहाँ से कहाँ तक होगा। सपोज कि अगर उसमें दिया है कि आपका एक स्टेट यूपी है, एक स्टेट एमपी है, तो कौन सी वो बाउंड्री लाइन होगी जो यूपी को एमपी से अलग करेगी, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन, टेरिटरीज क्या होंगी स्टेट की, वो दिया है। द डाइवर्सिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आपके 29 स्टेट है, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव यूटीज ऑल्सो, गोवा, दमन, दीव, ये सब है, तो उनके बारे में देख के रखा है। और आर्टिकल नंबर 1 उन स्टेट्स की भी बात करता है कि जो हम समय समय पर टाइम टू टाइम इंडिया अक्वायर करती है बाई डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स। अब डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स क्या होते हैं कि जब इंडिया में कॉलोनिज्म हुआ था तो वहाँ पे सिर्फ ब्रिटेन ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने हमें कॉलोनाइज किया था। ब्रिटेन के पहले डेनमार्क, फ्रेंच और पोर्टुगीज ये भी इंडिया आ चुके थे। तो जैसे आपका गोवा है, ये पौंडीचेरी पे पहले फ्रांस ने कंट्रोल करके रखा था। तो ब्रिटेन ने तो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी 15 अगस्त को। उसके बाद भी जो ये सारे नेशंस थे, इन्होंने भी इंडिया की जो कुछ पार्ट्स हैं वो इंडिया को दे दिए थे। जैसे पौंडीचेरी हो गया आपका, माले, येनम, ये सब फ्रांस ने लिया था, तो ये इंडिया को वापस किए गए थे। तो समय समय पर या थ्रू वॉर, हमने कुछ स्टेट को थ्रू वॉर एनेक्स किया है। तो जब उनका एनेक्सेशन इंडिया में हुआ तो उसके बाद उसके भी जो डिफरेंट मेथड हैं वो भी आपका आर्टिकल 1 डील करता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरीज। अब यहाँ पे तो दिया हुआ है मेथड्स, मतलब कि अगर कोई इंडिया में मतलब कोई स्टेट है, जैसे कि आपका जूनागढ़ था, जूनागढ़ इट इज अ पार्ट ऑफ गुजरात, तो वो कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं इंडिया में, कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा वॉर के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, इस तरीके से हम इंडिया में स्टेट्स को एक्वायर तो कर लेंगे। एक्वायर करने के बाद उनका एडमिशन कैसे होगा। अब उनका एडमिशन का मतलब कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की सिटीजनशिप कैसे डिसाइड करेंगे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे करेंगे। तो एडमिशन का जो तरीका होगा वो हमारा आर्टिकल नंबर 2 डील करता है। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। आर्टिकल 1 डील करता है एक्वायर करने के लिए, आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन का, स्टेट्स के एडमिशन का, क्लियर। अब दूसरी बात जो ये आर्टिकल 2 में कही गई है, वो आर्टिकल 2 कहता है जैसे अभी JNK का हुआ, ओके, हाँ,
दूसरी बात जो आर्टिकल 2 में कही है, यूनियन शैल डिसाइड द बाउंड्री एंड नेम ऑफ स्टेट। जैसे कोई स्टेट, जैसे आपका ये यूपी है, पहले ये बहुत बड़ा प्रदेश था, उसमें उत्तराखंड भी उसी यूपी में ही शामिल था, आपका बिहार में ही झारखंड भी था। तो अगर मान लो कि कोई स्टेट को हम मतलब कट करके नया स्टेट बनाते हैं या किसी और मेथड से नया स्टेट बनता है, तो उनकी बाउंड्री लाइन क्या होगी, कौन डिफाइन करेगा कि यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड है और यहाँ से यहाँ तक यूपी है, ठीक है। और उनके नए नेम क्या होंगे, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द यूनियन, मतलब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है कि नए स्टेट की बाउंड्री लाइन क्या होगी और नए स्टेट्स का नाम क्या होगा। क्लियर आर्टिकल नंबर 2। नाउ आर्टिकल नंबर 3, इंद्रनील। आर्टिकल नंबर 3, यूनियन शैल डिसाइड द नेम एंड बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। आप जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पर फोकस करिएगा। आर्टिकल नंबर 2 ने कहा कि कोई नया स्टेट बनेगा तो उनकी जो नेम और जो उनकी टेरिटरी है दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द यूनियन। लेकिन आर्टिकल 3 कहता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट, कोई स्टेट पहले से हमारे पास है, अब उनका नेम और बाउंड्री अगर हमें बनानी है, फिर से उनका दूसरा कोई नेम देना है या उनकी बाउंड्री को चेंज करना है, तो भी कौन डिसाइड करेगा, यूनियन। बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में की जो बेसिक लाइन है, जो थिन लाइन है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो है एग्जिस्टिंग। अगर एग्जिस्टिंग है तो आर्टिकल नंबर 3 है, अगर कोई न्यू है तो आर्टिकल नंबर 2 है। क्लियर। अब एक बात आर्टिकल नंबर 4 में कही गई। आर्टिकल 4 में ये कहा गया कि अगर हम कोई स्टेट का नेम या बाउंड्री चेंज करते हैं तो दैट शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। नेक्स्ट अभी आगे की कुछ चैप्टर, मतलब कि कुछ स्लाइड्स के बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मेजॉरिटी कैसे बनाई जाती है पार्लियामेंट में, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके थ्रू कोई भी एक्ट या कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास किया जाता है। तो अगर मान लो कि हमारी ये क्लास है और उस क्लास में कुल 20 बच्चे हैं, क्लियर। अब किसी चीज़ को मान लो कि मुझे एक पोल कराना है कि प्लूटस एकेडमी का नाम हो प्लूटस एसएससी एकेडमी होगा, तो अब हम एक वोटिंग में जाएंगे, ठीक है। अब एक वोटिंग में जाएंगे, अगर 20 बच्चे अभी हमारी क्लास में हैं और इसके 50% प्लस 1, तो अगर 50% मतलब 10 प्लस 1 यानी 11 लोग कह देते हैं कि हाँ कि अब प्लूटस एकेडमी का नाम ये होना चाहिए, तो दिस बिल विल बिकम नाउ एक्ट, अब इसका नाम हो गया चेंज, तो हम इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन कभी कोई चीज़ 2/3 मेजॉरिटी से पास करनी हो, सपोज क्लास में 18 बच्चे हैं, अब इसका 2/3 क्या होगा, 2/3 क्या होगा 12, है ना। तो अब 18 में से 12 लोगों ने अगर ये कह दिया, 2/3 लोग ये कह दें कि ये इसका नाम ये होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जब कोई बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, जब वो 50% से पास होता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अगर आपको किसी भी स्टेट का नेम या बाउंड्री चेंज करना है तो कम से कम हमें पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। तो ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में 4 बातें हैं, मतलब पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 1 ने कहा कि इंडिया या भारत क्या है, स्टेट्स का यूनियन है। इसमें बता दिया गया टेरिटरी स्टेट की कैसे कैसे होंगी, डाइवर्सिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज क्या होंगे और हम एक्वायर कैसे करेंगे स्टेट्स को। आर्टिकल नंबर 2 ने कहा एडमिशन कैसे होगा नई टेरिटरी का, और यूनियन डिसाइड करेगा नेम और बाउंड्री, जो मतलब नए स्टेट अगर आते हैं तो उनकी नेम और बाउंड्री यूनियन डिसाइड करेगा। और आर्टिकल 3 ने कह दिया कि अगर कोई स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट है तो उनका नेम और बाउंड्री भी यूनियन ही डिसाइड करेगा, और अगर ऐसा यूनियन करता है तो दैट बिल शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया। कोई डाउट है पार्ट 1 में? ओके, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में अब तो पहले तो हमने बता दिया कि भारत कैसा है और भारत की टेरिटरी कैसी है। अब बात आएगी भारत में रहने वाले लोगों की, तो सिटीजनशिप डिसाइड करने की बात की गई पार्ट 2 में। लेकिन जब भारत बन रहा था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सिटीजनशिप की बात की थी, तो इंडिया इज एक्चुअली इवॉल्विंग ऑन दैट प्रेजेंट, मतलब ऑन दैट सिनेरियो इंडिया इज स्टिल इवॉल्विंग, क्योंकि इंडिया में जब हम ब्रिटेन छोड़ के गया था इंडिया को, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे,
ठीक है, उनका भी मर्जर इंडिया में होना था। कुछ ऐसे भी नेशंस थे जो कि अभी इंडिया को जिन्होंने छोड़ा नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांस था, आपका पुर्तगाल था जिसने गोवा को एनेक्स करके रखा था। तो कई ऐसे स्टेट्स थे जो कि अभी भी कॉलोनाइज्ड थे, ठीक है। वो आते तो इंडिया की बाउंड्री लाइन में थे, लेकिन उन पे जो कंट्रोल था वो किसी फॉरेन कंट्री का था। तो जो उस समय सिटीजनशिप के प्रोविज़न थे, ठीक है, जो उस समय पार्ट 2 में सिटीजनशिप के प्रोविज़न थे, वो अब आज की डेट में लागू नहीं होते। अब आज की डेट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक एक्ट लाया गया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके बेसिस पे आज की डेट में हम अपनी सिटीजनशिप, आज की डेट में हमारा इंडियन सिटीजन कौन होगा, दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन बिफोर 1955 ये जो पार्ट 2 में प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम सिटीजनशिप डिराइव करते थे, बताते थे कि हु इज गोइंग टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिटीजनशिप आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब जैसे पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट से पार्टीशन हो गया था, ये हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट से पार्टीशन हुआ था। तो आफ्टर पार्टीशन हमने सिटीजनशिप डिसाइड की पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दिस पार्ट इज नॉट यूजिंग दीज डेज फॉर डिसाइडिंग द सिटीजनशिप। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल नंबर 5 to 11 है। पार्ट 1 में आपका आर्टिकल नंबर 1 to 4 है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 5 to 11 है। और अभी के जो सिटीजनशिप होती है वो डिराइव की जाती है सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्लियर। अब बारी बारी से इसके आर्टिकल्स देखते हैं। पहला है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 ने ये बताया था कि कौन होगा इंडिया का सिटीजन। पहली जो कंडीशन उसने बोली, उसने कहा कि कोई बेबी, कोई भी बच्चा अगर इंडिया की लैंड पे उसकी बर्थ होती है या वो इंडिया में डोमिसाइल्ड है, ठीक है। डोमिसाइल्ड मतलब लंबे समय से उसका परिवार इंडिया में रहते आ रहा है और आगे भी वो इंडिया में ही रहने वाला है, तो वो इंडियन सिटीजन होगा। कि दैट पर्सन इज बोर्न इन इंडिया एंड इट इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया, तो ही और शी विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहले तो आर्टिकल 5 ने एकदम क्लियरली ये चीज मेंशन की। अब क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो कुछ लोग क्या हुआ कि माइग्रेट करके इंडिया में थे, जैसे कि आपका जो पार्टीशन हुआ था, जस्ट फॉर द रेफरेंस आप समझ लो, पंजाब का कुछ पार्ट चला गया था, यहाँ पे कश्मीर का कुछ पार्ट गया था, ये जो बांग्लादेश है आपका वो भी पहले पाकिस्तान का पार्ट था, वो भी चला गया था, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में थे और वो मुस्लिम थे। उसके बाद कुछ जैसे कि यहाँ पे असम है, सिक्किम है, तो उनकी आपस में फैमिली बॉन्डिंग भी थी, तो वो लोग भी माइग्रेट करके पाकिस्तान जाने लगे थे। तो अब जो पर्सन माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए वो सिटीजन होंगे या नहीं होंगे, इट शुड बी डिसाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 6, पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अब जो पाकिस्तान से मतलब कि पर्सन जो है जो माइग्रेटेड है पाकिस्तान से, उसके बाद अच्छा ये हो गया कि यहाँ से तो चले गए वो पाकिस्तान, तो वो तो पाकिस्तान के सिटीजन्स हो गए। लेकिन अब जो जैसे कि जो पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया, ये वाला जो आपका काबुल है, लाहौर है या पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ के जो हिंदू लोग थे या ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे तो ये हमने कह दिया था कि कोई भी वहाँ का हिंदू है या मुसलमान हो वो हमारे इंडिया आ सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम्स ही हमारे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जो इंडिया का प्रोविजन था उन्होंने कहा था कि कोई भी किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का इंडिया में आ सकता है। तो लाहौर, काबुल और जो यहाँ के लोग थे वो भी इंडिया आने लगे थे। तो जो लोग पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया आए थे उनकी सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 6 ने डिराइव की थी। क्लियर हो रहा है आपको ये? आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल 6 मतलब जो लोग पाकिस्तान वाली जो टेरिटरी से थे और जो इंडिया आने लगे थे उनकी सिटीजनशिप को डिराइव किया गया आर्टिकल नंबर 6 से। अब कुछ लोग ऐसे थे कि वो इंडिया से पहले पाकिस्तान चले गए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे कि वो पहले तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब वो पाकिस्तान चले गए देन दे रियलाइज कि नहीं वी कैन लिव अ बेटर लाइफ इन इंडिया, तो वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए। पहले तो वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए, उसके बाद वो पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए। तो जब वो वापस आ गए तो उनकी सिटीजनशिप डिराइव की गई आर्टिकल नंबर 7 से, कि पहले तो वो पाकिस्तान गए, उसके बाद दे केम बैक टू इंडिया, तो देन देयर सिटीजनशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 7। क्लियर? अब आर्टिकल नंबर 4 बात करता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब ऐसा था कि
ये ब्रिटेन थी, उनकी जो कॉलोनी थी, मतलब जो उन्होंने जो है कॉलोनी बनाई थी, वो सिर्फ इंडिया को नहीं बनाई थी, इसके साथ आपके श्रीलंका हो गया, मतलब बहुत सारे जो नेशन, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पे भी इन्होंने उन नेशंस को भी एक्वायर करके रखा था। तो ये करते क्या थे, ये आपने सुना होगा कि ये टी का ट्रेड करते थे, चाय का ट्रेड करते थे, चाय की पत्ती का। तो ये क्या करते थे कि हमारे कुछ इंडियंस को वो लेके जाते थे वहाँ पे, लेबर एज अ लेबरर वहाँ पे उनको रखते थे, मजदूरी कराते थे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब नॉट ओनली टू द पाकिस्तान, कुछ हमारे ऐसे लोग थे जो कि और डिफरेंट डिफरेंट मतलब नेशंस में रहते थे, उनको ओवरसीज सिटीजन्स कहा गया। अभी ओवरसीज सिटीजन्स को हम डिटेल में अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो जो ये ओवरसीज सिटीजन्स थे जो कि इंडिया के थे लेकिन किसी और नेशंस में रहते थे, वो अगर इंडिया वापस आए थे, जब जैसे कि श्रीलंका से आ गए या आपके साउथ अफ्रीका से आ गए, तो जब वो इंडिया से आए तो उनकी सिटीजनशिप को डिराइव किया गया आर्टिकल नंबर 8 से। आर्टिकल नंबर 8 से, क्लियर। अब नाउ आर्टिकल नंबर 9। अब यहाँ तक तो हो गया कि हम कैसे जो है सिटीजनशिप लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, हम लोगों को सिटीजनशिप दे कैसे रहे हैं। लेकिन सिटीजनशिप जा भी सकती है, आपकी सिटीजनशिप लूज हो सकती है। कैसे कि अगर कोई पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन है, हमने अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज़ नहीं देखी है, मतलब हमने जो है एक चीज़ ये समझा था कि हमारे यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि कोई भी जो वहाँ का अमेरिकन सिटीजन होता है उसकी ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। एक तो हम कहते हैं कि वो जो है यूएस का सिटीजन है, और दूसरा मान लो कि यूएस में एक स्टेट हो गया वॉशिंगटन डीसी, तो एक हो गया कैलिफोर्निया, तो दैट पर्सन इज होल्डिंग द ड्यूअल सिटीजनशिप, कि वो एक तो अमेरिका का सिटीजन है, उसके साथ साथ वो वॉशिंगटन का भी सिटीजन है। पहले जब जम्मू कश्मीर में, अभी जब जम्मू कश्मीर को वापस से उसको लेके काफ़ी कुछ अभी ये स्टेट बना दिया गया। पहले इंडिया में जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था जिसको कि हमने ड्यूअल सिटीजनशिप परमिट करके रखी थी। तो जो कश्मीरी लोग थे उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, एक तो वो कश्मीरी थे, दूसरे वो इंडियन थे। लेकिन आफ्टर दीज एक्ट्स केम इन द रिसेंट डेज, अब वहाँ पे भी ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं किया गया है। नहीं तो पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप परमिट थी, ठीक है। तो इंडिया में जो परमिशन है वो मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन है, सिर्फ और सिर्फ आप यूपी के रेजिडेंट है, लेकिन सिटीजन कहाँ के, आप इंडियन सिटीजन है। तो आर्टिकल 9 ने कहा कि कोई ऐसा पर्सन अगर उसने किसी और नेशन की सिटीजनशिप को ले लिया है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म मानी जाएगी। अगर सपोज मैं यूएस चले जाऊँ और वहाँ की सिटीजनशिप ले लूँ तो मेरी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपका आर्टिकल नंबर 5 से लेके 8 तक तो बात की गई कि हम सिटीजनशिप देंगे कैसे। 9 में बताया गया कि सिटीजनशिप जा कैसे सकती है। क्लियर हुआ यहाँ तक मैम? हाँ प्लीज। डुअल सिटीजनशिप एक ही कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजनशिप होना और कंट्री का भी सिटीजनशिप होना, ये होना होता है, या फिर दो डिफरेंट नेशंस का सिटीजनशिप होना होता है? नहीं, डुअल सिटीजनशिप जब हम कंट्री के लेवल पे बात कर रहे हैं तो स्टेट और कंट्री, स्टेट और नेशन, ठीक है। जब दोनों की सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हम उसको डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। मतलब कि मैं यूपी का भी सिटीजन रहूं और मैं इंडिया की भी सिटीजनशिप अगर मुझे मिले तो इसको डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। पहले ये जम्मू कश्मीर, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पहले जम्मू कश्मीर में ये प्रोविज़न था, वहाँ के लोगों को ये परमिट कर दिया गया था। और यहाँ तक कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था जिसको कि रणवीर कोड कहते हैं। तो उनका डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर नहीं प्रिवलेंट थी, वहाँ की अपनी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट थी, इनकी फ्लैग भी डिफरेंट था। तो दैट इज द जम्मू कश्मीर, हम इसको डिटेल में करेंगे तो देन वी विल सी व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट। लेकिन अभी ये डुअल सिटीजनशिप यही है कि स्टेट और कंट्री दोनों की अलग अलग सिटीजनशिप होनी चाहिए। प्रेरणा क्लियर? स्टेट और कंट्री दोनों की अलग अलग सिटीजनशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि होनी चाहिए। अब कहाँ पे अलाउड है कहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, ठीक है, तो नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। और यूएसए में क्या है कि वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। तो वो जो कोई मेंबर है, कोई मिस्टर एक्स है, वो यूएस का भी सिटीजन है और वो वॉशिंगटन डीसी का भी सिटीजन है, फ्लोरिडा का भी सिटीजन है, राइट। तो वो अपने स्टेट की भी सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और नेशन की भी सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। क्लियर हुआ प्रेरणा? और मैम वन बाय वन प्रेरणा। आर्टिकल 9 में जो ये अदर नेशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या कि कोई उस टाइम पे अमेरिका की सिटीजनशिप और इंडिया की सिटीजनशिप साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकता?
इसका मतलब ये है क्या? हाँ, इसका नहीं, इसका सिर्फ इतना, आपको इतना परेशानी नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें तो बस इतना मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ यूनिट सिटीजनशिप को अलाउड करता है। सपोज कि मैं अगर यूएसए चली गई तो मैं यूएसए की सिटीजन रहूंगी अगर मैंने वहाँ की सिटीजनशिप को होल्ड कर लिया है, लेकिन मेरी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी क्योंकि मैंने यूएस की या फ्रांस की या किस जर्मनी की, जहाँ मैं चली गई हूँ वहाँ की सिटीजनशिप अगर मैंने ले ली तो। अब क्लियर हुआ? लेकिन ऐसा अभी नहीं है ना, अभी तो पीपल डू होल्ड। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे यूनिट सिटीजनशिप ही, हम कभी भी, इंडिया ने आज तक डुअल सिटीजनशिप परमिट नहीं की है। अगर हम जर्मनी चले गए या कहीं चले गए, अगर हमने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली तो हम इंडिया के सिटीजन नहीं रह पाएंगे। मेरे को अक्षय कुमार का केस याद आ रहा है। Once there was this point that he is Canada का citizen also and then he is living in India. So does he holding both countries का citizenship and is it now allowed or it is not was it allowed just a yet? fake news? I do not know कि I am not aware कि अक्षय कुमार का आपने कौन सा स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हो। I am not aware of it। लेकिन अभी आपने रिसेंट में अगर अदनान सामी का सुना हो, अदनान सामी को अब क्योंकि पहले वो पाकिस्तान के सिटीजन थे, अब उनको इंडियन सिटीजनशिप रिसेंट में ही अवार्ड की गई है, तो अब अगर वो इंडियन सिटीजन है तो अब वो पाकिस्तान के नहीं है। क्लियरिंग और नॉट कि अब उन्होंने क्योंकि अगर इंडियन सिटीजनशिप ले ली तो अब उनकी पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। अगर जब तक वो पाकिस्तान के सिटीजन थे तब तक उनको इंडियन सिटीजनशिप अवार्ड नहीं की गई थी। तो इंडिया का यही कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। इधर यू हैव टू बी इंडियन और यू हैव टू बी, मतलब वॉट एवर यू कंट्री यू चूज, यू गो एंड बिकम द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, देन द सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री विल बी completely finished from our side. Now clear or not? Okay, got it. नाउ आर्टिकल नंबर 10 ने कहा कि जो राइट्स, मतलब कि हमारे सिटीजन्स को ही कुछ राइट दिए गए हैं, जैसे कि वोट कास्ट करने का राइट हो गया, ठीक है, या टैक्स पेमेंट का राइट हो गया। तो कुछ ऐसे सर्टेन राइट्स हैं जो कि हम अपने सिटीजन्स को ही देते हैं। तो वो उन राइट्स का कंटिन्यूएशन कैसे होगा? जैसे कि कोई पर्सन अगर हमारे इंडिया में आ जाता है या इंडिया का कोई पर्सन माइग्रेट करके कहीं और चला जाता है, तो राइट्स का कंटिन्यूएशन कैसे होगा? दीज थिंग्स आर डीलिंग इन द आर्टिकल नंबर 10, ठीक है। अब लास्ट है आपका आर्टिकल नंबर 11। इसी आर्टिकल 11 की वजह से आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 केम इनटू प्लेस बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल एक्ट 1955। अब जो एट प्रेजेंट जो भी हमारी सिटीजनशिप की डीलिंग होती है वो पार्ट 2 के अकॉर्डिंग नहीं, इस एक्ट के थ्रू होती है, क्योंकि इस एक्ट में मेंशन कर दिया गया कि पार्लियामेंट को एक अथॉरिटी दे दी गई कि अगर आपको लगता है कि सिटीजनशिप एक्ट में कभी भी किसी तरीके का चेंज की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ में चेंज कर सकती है। तो अब जब एक्चुअली क्या हो गया था कि हमारे यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, रेफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आने लगे थे। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कंट्री में उतने ही हैं और ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो रिसोर्सेज की क्रंच हो जाएगी। इसके लिए हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया और अब उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो अब जो भी Article 10, Article 10 continuation of rights of citizens. What I don't understand is once somebody is a citizen of India, तो फिर उसमें अलग से राइट स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं, उनके लिए राइट नहीं। सपोज कि कोई माइग्रेट करके आया है या फिर कोई माइग्रेट करके जा रहा है, तो अब राइट्स को एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वेरी ब्रीफ कॉन्सेप्ट, मतलब कि हर चीज़ को बहुत थॉरोली कवर किया गया है। तो इस चीज़ को भी लेके कभी डायलेमा ना हो कि अगर जो कोई रेफ्यूजी हमारे इंडिया में आया और अब वो सिटीजन हो गया, अब हम उसको राइट्स को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कौन कौन से राइट्स उसको देंगे, कब कौन से राइट्स उसको मिलने चाहिए, क्या वो जैसे सिटीजन बना तो हम उसको इलेक्शन का राइट देंगे या नहीं देंगे, या उसके पास फंडामेंटल राइट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 10 में दी गई थी। नाउ क्लियर प्रेरणा? ओके, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट पर्सन बिकमिंग अ सिटीजन क्या सब राइट्स किस टाइम पे मिलने चाहिए? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, प्लीज रिपीट वंस। I'm saying that during the process of that person
person becoming a citizen, कब कौन से राइट उसको मिलने चाहिए? This is what the article tells. या क्लियर या राइट कि मतलब जब वो पर्सन एकदम सिटीजन हो ही गया, अब तो इंडिया का सिटीजन हो गया, अब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें दी ही हुई हैं कि उसके पास फंडामेंटल राइट होगी, उसके ड्यूटीज़ क्या होंगे, ये सारी चीज़ें तो सिटीजन के लिए दी ही हुई हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया आ रहा है या यहाँ से कहीं बाहर गया है तो राइट्स का कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट्स कैसे अवॉइड करेंगे, दीज थिंग्स आर डीलिंग विद मतलब इस दीज थिंग आर डीलिंग इन आर्टिकल नंबर 10। प्रेरणा, आपका डाउट यही था आई गेस? क्लियर और नॉट? प्रेरणा, क्लियर और नॉट? ओके, आर्टिकल नंबर 11 में ही ये बोल दिया गया था कि अब पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होगी कि जो है वो कभी भी सिटीजनशिप को लेके, अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें सिटीजनशिप किसको अवॉइड करनी चाहिए या कैसे देनी चाहिए, उसके में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने लगा था बिकॉज कि बांग्लादेश से भी बहुत सारे रेफ्यूजीज आने लगे थे, पाकिस्तान से भी लोग आ रहे थे, तो ऐसा हो रहा था कि रिसोर्स क्रंच बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो फिर पार्लियामेंट लेके आती है आपकी सिटीजनशिप एक्ट 1955 और आज भी जो सिटीजनशिप है वो हम आज भी जो सिटीजनशिप है वो हम इसी के एक्ट के अकॉर्डिंग डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। तो अभी यहाँ तक पार्ट 1 पार्ट 2 तक आपको कोई भी डाउट है? इज देयर एनी डाउट? इससे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, आर यू एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस? वैसे भी वो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस ही आएंगे, उसके क्वेश्चंस तो वी विल डिस्कस कि उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सो बट इफ देयर इज एनी डाउट, ओके नाउ वी आर डिस्कसिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि पार्लियामेंट लेके आई 1955 में, यानी 1947 से 1955 के पहले तक जो भी चीज़ें डिराइव होती थी वो पार्ट 2 के अकॉर्डिंग होती थी। बाद में जब रिसोर्स क्रंच होने लगा और हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत बढ़ने लगा, तो अब हमारे यहाँ जो भी डिसाइड होता है वो 1955 के अकॉर्डिंग होता है। इन्होंने बोला कि हम 5 मेथड्स बनाए जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो 5 मेथड्स क्या क्या बनाए गए? पहली जो बात की गई, उन्होंने कहा बाई बर्थ। पहले तो कह दिया कि बाई बर्थ कोई भी बच्चा अगर इंडिया में पैदा होता है तो वो सिटीजन होगा, लेकिन वो जो एप्लीकेबल हुआ वो 1 जुलाई 1987 के पहले। 1 जुलाई 1987 क्यों लिया गया था? क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। सपोज़ कि मैं बांग्लादेश से आई हूँ और बांग्लादेश से आने के बाद अगर मैं अभी सिटीजन मतलब इंडियन सिटीजन नहीं हुई हूँ, लेकिन इफ़ माई बेबी इज़ बॉर्न इन इंडिया, तो अब बाई बर्थ अगर दे देते तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाती। तो अब इन्होंने एक डेट फाइनलाइज कर दी कि 1987 के पहले अगर आप इंडिया में आ गए हैं, 1987 के पहले आप इंडिया आ गए हैं और उसके बाद आपका बेबी का बर्थ इंडिया में होता है, तो वो जो बच्चा होगा वो इंडिया का सिटीजन होगा। ठीक है, एक यहाँ पे डेट डिसाइड कर दी गई। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डेट कि किस डेट से बाई बर्थ अगर आया है तो किस डेट से वो एप्लीकेबल है। ठीक, फिर होता है बाई 87 नॉट 47। फिर आ गया आपका बाई डिसेंट। बाई डिसेंट का मतलब होता है या तो मदर या तो फादर। ठीक है, पहले यहाँ पे सिर्फ फादर था, बाद में इसमें मदर भी डाला गया, वो भी अभी देख लेंगे इसमें अमेंडमेंट क्या क्या हुए। तो बाई डिसेंट का मतलब होता है इधर मदर या फादर इंडियन सिटीजन पहले से रहता है तो उसका बेबी भी इंडिया का सिटीजन होगा, या तो उसका उनकी मदर या उनके फादर अगर इंडियन सिटीजन है तो जो बच्चा होगा वो भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो कि कंटिन्यूसली मतलब सपोज कि मैं कंटिन्यूसली इंडिया में रहूँ, मैं लगातार 1 साल तक कंटिन्यूसली इंडिया में रहूँ और उसके साथ साथ एक दो चीज़ें यहाँ पे डाली गई और 14 साल में से 11 साल मैंने इंडिया में बिताए हूँ।
मतलब अभी इसको फिर से समझे थे कि मान लो कि 14 सालों में से 11 ईयर्स तो मैं ऐसे रही हूँ, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। सपोज मेरा कोई स्टार्टअप है यूएसए में, उसके बाद मैं यूएसए में कुछ दिन रहती हूँ, फिर इंडिया आती हूँ, फिर यूएसए जाती हूँ, फिर इंडिया आती हूँ, तो 14 सालों में से 11 साल तक तो मैं ऐसे रही। लेकिन एक साल एक साल मैं लगातार मतलब पूरा लगातार मतलब 365 डेज में से एक भी दिन मैं यूएसए नहीं गई हूँ, ठीक है। तो यानी 15 सालों में से 12 साल मैं अगर इंडिया में रहती हूँ तो ये मेरी तब मैं बन जाऊंगी इंडियन सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आया? नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का मतलब आपको क्लियर हुआ कि 14 साल में से 11 साल मतलब मैं जा रही थी आ रही थी, जा रही थी आ रही थी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं पूरे साल इंडिया में रह रही हूँ, पूरे साल मैंने इंडिया में अपना बिताया है। तो बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस आई एम एबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, बाय नेचुरलाइजेशन हो गया। फिर होता है आपका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सपोज कि आज हम जो आपका गिलगिट बलूचिस्तान वाला जो एरिया है इंडिया, सपोज कि उसको एनेक्स कर ले और बलूचिस्तान भी अब इंडिया का पार्ट हो जाए, तो अब हमने क्या किया कि बलूचिस्तान जो यहाँ पे आपके कश्मीर के पास वाला है, अब हम उसको भी इंडिया में ले आ दें, उसको भी इंडिया अपने एनेक्स कर ले। अब उनके जो लोग होंगे वो भी इंडियन सिटीजन हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनकी टेरिटरी को क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया है इंडिया में। तब तो 14 आउट ऑफ 15 हुआ ना, 14 क्यों हुआ, 14 में से 11, एक साल मैं पूरा रह रही हूँ तो 11 और 1 12 हुए ना, और 14 और 1 15 हुए ना। इंद्रनील क्लियर और नॉट? अब बाय इनकॉर्पोरेशन का मतलब आपको समझना है कि कोई पार्ट इंडिया का नहीं था, अगर हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी टेरिटरी में, तो उस टेरिटरी के जो रहने वाले लोग हैं अब वो गिलगिट के पार्ट नहीं होंगे, अब वो कहाँ के सिटीजन हो जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन मतलब कि एक्वायर कर लिया। एक्वायर मतलब पहले तो हुआ कि हमने, जैसे आपका जूनागढ़ था वो अब गुजरात उसको कहते हैं, तो जूनागढ़ के जो लोग थे उनको पहले हमने क्या किया, एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद जब उसको लीगली हमने क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया कि अब जो ये पार्ट है गुजरात, ये अब इंडिया की नाउ इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, या इंडियन यूनियन का भी ये पार्ट हो गया। तो उसके जो रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पे पहले से रह रहे थे, नाउ दे आर ऑल्सो बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, नाउ दे विल ऑल्सो बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर और नॉट? इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्लियर हुआ, सत्यार्थ रस्त होगी। और लास्ट है आपका बाय रजिस्ट्रेशन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रजिस्टर कराते हैं कि हमें इंडियन के सिटीजनशिप चाहिए, तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके लिए ये सेम फॉर्मूला चेक किया जाता है, ठीक है। ये सेम फॉर्मूले को चेक करती है इंडियन गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को और चेक करती है, जैसे कि आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में कोई पुलिस इंक्वायरी किसी और नेशन में तो नहीं चल रही है, या किसी और नेशन ने आपको बाहर तो नहीं निकाल दिया है, आर यू मतलब इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और नॉट। तो वो सारी चीज़ें जब इंडियन गवर्नमेंट वेरीफाई कर लेती है, तो बाय रजिस्ट्रेशन भी हम सिटीजनशिप अवार्ड करते हैं लोगों को, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन भी सिटीजनशिप अवार्ड करती है इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो होते हैं ऑफिशियल्स, वो ये सारी चीज़ों को इंक्वायर करने के बाद बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप अवार्ड की जाती है। अब ये पांचों जो आपको पॉइंट है वो क्लियर हुए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 बातें दी गई जिसके थ्रू यू कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये पांचों चीज़ें क्लियर हो गई सबको? GD, you are not asking anything, clear or not? क्लियर मैम। ओके, अब पहले तो हो गया कि हम इंडियन सिटीजन कैसे बनेंगे। प्रेरणा, एनी डाउट? एंड व्हाट अबाउट दीज पीपल, जाशुलंग भट्टाचार्य, अंशिका अग्रवाल, आर यू गाइज गेटिंग और नॉट? मनु वालिया, क्लियर दीज पॉइंट्स? अब पहले तो बात कर ली गई कि हम सिटीजन बनेंगे कैसे, अब सिटीजनशिप जाएगी कैसे, इसकी बात की गई। लूज मतलब हमारी जो सिटीजनशिप है वो जा कैसे सकती है, वो भी प्रोविजन 1955 देखता है। तो पहली बात है रिनंशिएशन। आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो टर्म्स पे आते हैं।
जो ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे वो टर्म्स पे आते हैं कि रिनाउंसिएशन व्हाट डज इट मीन बाय डिप्रीवेशन, व्हाट डज इट मीन बाय टर्मिनेशन, और उसमें ये जो इनकी मीनिंग होती है उसको इंटरचेंजेबल करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन द कीवर्ड्स जिस पे कि आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब रिनाउंसिएशन का मतलब होता है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, उसके बाद मैं जाके पाकिस्तान में बस जाऊँ और मुझे विलिंगली ऐसा लगता है कि नाउ कि पाकिस्तान में जो मेरी जो लिविंग है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, या कोई भी अदर रीजंस हैं वो मेरे अपने रीजंस हैं, और मैं विलिंगली बोलूँ कि मुझे इंडिया के सिटीजन नहीं रहना है इंडियन गवर्नमेंट से। नाउ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नेशन और द यूएस नेशन, जहाँ की भी मैं चाहूँ मैं विलिंगली अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दूँ, तो उसको हम कहते हैं रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन मतलब मैंने विलिंगली अपनी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो छोड़ी है, तो उसको हम रिनाउंसिएशन कहते हैं। अब दूसरा अगर मैम हमारे पास किसी और नेशन की अभी वो ना हो सिटीजनशिप, और हम विलिंगली चाहे कि हम इंडिया की छोड़ दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी देश के सिटीजनशिप रहे ही ना, सिटीजन्स रहे ही ना? नहीं, ऐसा अगर आप करते हो, आप इंडिया की छोड़ दोगे तो इंडिया की लेनी मुश्किल होगी, दूसरा कंट्री आपको लेगा नहीं, तो आपके लिए दिक्कत क्या होगी कि अब आप अपनी आइडेंटिटी को डिराइव कैसे करोगे। हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो डिराइव होती है नेशन से। अगर आपको मतलब अब फिर आपको अगर मान लो कि मैं चाहूँ कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप ना लूँ, मैं कहीं और की भी ना लूँ, तो अब मैं किस राइट से फिर इंडिया में रहूँगी, है ना। तो कोई ऐसा होता नहीं है कि जो मतलब वो कहीं और की भी ना ले और अपनी भी छोड़ दे, तो आप किस राइट से आप इंडिया में रहोगे। तो आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा, या लीगली आपको इंडिया से बाहर निकाला जाएगा। तो बाहर निकल के कहाँ जाओगे, सी में जाओगे, या फिर कोई और नेशन की भी आपने नहीं लेके रखी है और दोबारा लेना भी मुश्किल है। मैम सेकंड जो मैम ये डिप्रीविएशन है, इसमें हम 7 साल के लिए अगर इंडिया से बाहर रहे तो अभी तो मैंने बताया ही नहीं डिप्रीविएशन, पहले सुन तो लो आप। ओके मैम। अब डिप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि मैं 7 सालों तक इंडिया के बाहर चले जाऊं। तो बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो मतलब कि मैं कंटिन्यूसली अगर 3 सालों तक या 5 सालों तक, हर नेशन का डिफरेंट क्राइटेरिया है जिस हिसाब से वो अपनी सिटीजनशिप अवॉर्ड करते हैं। लेकिन इंडिया में जो सिटीजनशिप जाने का कॉन्सेप्ट है वो है कि 7 सालों से लगातार एक भी दिन मैं इंडिया नहीं आई हूँ, 7 सालों से मैं लगातार किसी बाहर के कंट्री में हूँ, और नॉट फॉर अ सिंगल डे आई हैव केम बैक टू इंडिया, तो इसको डिप्रीवेशन के तहत आपको इंडियन सिटीजनशिप आपको छोड़नी होगी। तो ऐसा होता है कि लोग एक बार 2 बार 3 बार वो इंडिया वापस आ जाते हैं। डिप्रीवेशन में क्या होता है कि मैं कंटिन्यूसली इंडिया नहीं आई हूँ फ्रॉम द पास्ट 7 ईयर्स, तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो चली जाती है। लेकिन अब जैसे अब आपको लग रहा होगा कि अगर मेरी इंडियन सिटीजनशिप चली गई, मैं कहीं और की भी सिटीजनशिप मेरे पास नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगी। तो बहुत सारे जो प्रोविजंस है, जो लोग जाते हैं उन्हें पता होता है कि हम किस नेशन में जा रहे हैं और वहाँ पर सिटीजनशिप लेने का क्या क्राइटेरिया है, तो दे टेक द सिटीजनशिप ऑफ अदर नेशन, अदरवाइज दे डू नॉट लूज द इंडियन सिटीजनशिप। क्लियर मैम? हाँ। फिर यूएसए का ग्रीन कार्ड का वैलिडिटी जो 10 ईयर का होता है, 10 ईयर्स का होता है, तो उसमें तो बहुत सारे लोग ग्रीन कार्ड के थ्रू रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों को तो सिटीजनशिप नहीं जाता। नहीं, तो इंडिया आते हैं ना, यहाँ पे आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स आप सिंगल डे भी इंडिया नहीं आए हैं, आप एक भी दिन इंडिया नहीं आ रहे। तो जिनके पास जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं, दे केम लाइक टू इंडिया फॉर अ डे और फॉर 2 डे, वो आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूसली वो 7 साल लगातार यूएस में रहते हैं। और अगर इन केस कभी ऐसा होता है तो वहाँ पे एम्बेसीज होती हैं, हर कंट्री में हमारे एम्बेसीज होते हैं जहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है। तो और जो एम्बेसी होती है उसको भी इंडियन पार्ट माना जाता है, मतलब कि कहीं भी जैसे अगर हमारे इंडिया में यूएस की एम्बेसी है तो वो यूएस पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो वो तो डिफरेंट चीज़ें हैं कि वो जाके एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो वो 7 सालों में एक बार इंडिया आ जाते हैं। गेटिंग और नॉट इन क्लियर। लास्ट आपका टर्मिनेशन है कि अब एज सून एज जैसे ही आप किसी और नेशन की सिटीजनशिप को होल्ड कर लेते हैं, आपकी इंडियन सिटीजनशिप को तुरंत ही टर्मिनेट कर दिया जाता है कि अब आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहे। टर्मिनेट मतलब ये एकदम समाप्त, एकदम खत्म, ठीक है। तो रिनाउंसिएशन का मतलब हो गया कि मैंने अपनी खुशी से अपनी सिटीजनशिप दे दी। डिप्रीवेशन हो गया कि मैं 7 सालों से बाहर रही हूँ और सिंगल डे के लिए भी इंडिया नहीं आई हूँ। टर्मिनेशन तभी और तभी होता है जब मैंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ले लिया है, एक्वायर कर लिया है, होल्ड कर लिया है, तो मेरी जो इंडिया की सिटीजनशिप होगी वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो ये आपको क्लियर हुआ टर्मिनेशन का मतलब? नहीं, किसी भी एक पॉइंट से
चाहे से डिप्रीवेशन हो, ये सारे अलग अलग पॉइंट है ना, किस किस कंडीशन में आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, ठीक है। तो रिनाउंसिएशन में आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, डिप्रीवेशन होने पे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, टर्मिनेशन होने पे भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। आप अगर लॉजिकली सोचो तो तीनों पॉइंट किसी एक ही पर्सन पे या एक ही टाइम पे तीनों पॉइंट्स वैलिड ही नहीं होंगे। आदर्श तीनों पॉइंट्स किसी एक ही मतलब एक ही पर्टिकुलर उस पर लागू ही नहीं होंगे। सपोज कि मेरी टर्मिनेशन इंडिया ने ले ली, मैं यूएस की सिटीजन हो गई, तो अब मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं विलिंगली अपनी सिटीजनशिप दे रही हूँ? मुझे तो पहले टर्मिनेट कर दिया गया ना, विलिंगली तो मैं तब दूंगी जब मेरे पास होगी। तो एक ही मतलब तीनों पॉइंट किसी एक ही उस पर समअप ही नहीं होंगे, किसी एक पॉइंट से ही जाएगी, तीनों पॉइंट से नहीं। आदर्श क्लियर और नॉट? अब कुछ स्पेशल टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। एक टर्म आपने सुना होगा एनआरआईज। एनआरआईज सुना है, न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन। हाँ सत्यार्थ। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना थी, जैसे कि कोई अगर बाहर से आता है और इंडिया में सर्विस करने के लिए, प्लीज कंप्लीट। सत्यार्थ। मैम अगर कोई बाहर से आता है इंडिया में सर्विस करने के लिए, तो उसको सिटीजनशिप फॉलो करनी होती है कि नहीं इंडिया की? बाहर से आता है सर्विस करने के लिए तो वो ये देखो, वो सारी चीज़ें ना एम्बेसी डील करती है। तो ऐसे तो हमारे यहाँ के भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो सारे जो वहाँ पे जो लॉ फॉलो होता है वो एम्बेसी के थ्रू होता है। जैसे कि मान लो कि आप मान लो आप यूएस जाके काम करने लगते हो, तो आपके ऊपर क्या लॉ लागू होगा या क्या चीज़ें लागू होंगी या नहीं होंगी, वो आपको वहाँ के एम्बेसी, जो हमारी एम्बेसी होगी यूएसए में, वो वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके थ्रू सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि क्या हम पे लागू होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर? अब एनआरआईज देख लेते हैं। एनआरआईज तो वर्ड आपने कई बार सुना होगा। एनआरआईज वो होते हैं कि जो, हाँ प्रेरणा आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 प्लीज। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, इसको हमने मतलब कि कौन से पार्ट 2 के अंडर ही आता है? पार्ट 2 में आपका आर्टिकल 11 में हमने पढ़ा ना कि आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दे दी कि अगर आपको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें सिटीजनशिप को वापस से चेंज करना है या कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट को लगा कि रिसोर्स क्रंच हो रहा है तो उसी आर्टिकल के बिहाफ पे, क्योंकि आर्टिकल 11 में ये बात कह दी गई थी, तो पार्लियामेंट लेके आ गई थी आपकी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। अब क्लियर हुआ प्रेरणा? तो फिर ये आर्टिकल 11 के अंडर आएगा? ये एक्चुअली ये सारी चीज़, हाँ आर्टिकल 11 के अंडर आ सकता है, अगर मतलब आया है, लेकिन हमने आर्टिकल 11 के किसी पार्ट के तरह से इसको भी उसमें मतलब इंसर्ट नहीं किया हुआ है। क्लियर? कि आर्टिकल 11A या आर्टिकल 11B इस तरह से करके नहीं डाला गया है, इसको अलग से टाइटल करके डाला गया है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 आर्टिकल 11 में ही। क्लियर? तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो पिछला एक्ट है जो रिडंडेंट हो गया उसकी जगह पे इसको डाल दिया जाए? नहीं, जो भी आज तक जो भी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे एक्ट्स भी आज तक वो वैसे के वैसे वो उनको हम नलीफाई कर देते हैं, उनको हम नहीं देखते हैं। वो अभी इसका वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है कि मतलब कुछ ऐसे जो लॉज हैं जो अब मतलब वो प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप उनको हटा देंगे। और वैसे भी सिटीजनशिप ऑफ जो इंडिया एक्ट है ना, ये ओपन एंडेड लॉ है, क्योंकि अगर अभी तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में उन्होंने इतने चेंज किए, हो सकता है बाद में सिटीजनशिप को और बढ़ाना या घटाना हो या कुछ और रूल्स फ्रेम करने हो, तो ये ओपन एंडेड लॉ है। अभी इसमें कुछ और वो चाहेंगे तो वो इंसल्ट करते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा ना असम में ये जो सिटीजनशिप एक्ट को लेके कितना सारा हो रहा है कि हम सिटीजन है या नहीं है, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। सो दीज थिंग आर कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अंडर ये सारी बातें होती हैं। ओके मैम, गॉट इट। And what you are asking, Kaninika, ma'am, but Article 9 talks about termination. I'm not getting. अरे तो ये पार्ट 2 के पार्ट है ना बेटा, पार्ट 2 में ये सारी बातें की गई थी, लेकिन जब 1955 में इन्होंने वापस से अपने हिसाब से कानून को मतलब लॉ को रीडिज़ाइन किया तो इन्होंने फिर से टर्मिनेशन की बात कर दी। गेटिंग और नॉट, कनिका?
कनिनिका गेटिंग और नॉट? अब जल्दी से देख लीजिए, वैसे इतनी जल्दी तो टाइम खत्म हो जाता है। तो एनआरआईज कौन होते हैं? हमारा जो पूरा ईयर है वो 365 डेज का है। 365 डेज में अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है, मतलब इंडिया के बाहर रहता है, 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया के बाहर रहता है, तो हम उस पर्सन को एनआरआई कहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियरिंग और नॉट? एनआरआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में भी रहता है और आप बहुत सुनते हैं कि एनआरआई है, एनआरआई है। तो एनआरआई का सिंपली मतलब ये होता है कि पूरे ईयर में वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के 182 डेज या इससे ज़्यादा इंडिया के बाहर, हाँ इसमें कॉन्टिन्यूसली का कॉन्सेप्ट नहीं है। 365 डेज में से सपोज मैं जनवरी में 30 दिन रह ली हूँ, फरवरी में मैं फिर 10 दिन के लिए इंडिया आती हूँ, फिर मैं चले जाती हूँ। काउंटिंग, यू हैव टू काउंट द डेज ओनली, नॉट द कॉन्टिन्यूसली और डिसकॉन्टिन्यूस, यू हैव टू जस्ट काउंट आउट द डेज। ओके, तो 182 डेज से ज़्यादा अगर मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ तो मैं एनआरआई हूँ। अब एक टर्म आया है आपका पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अब जो है ओसीआई में ही मर्ज हो गया है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता था कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक, मतलब मेरे पापा या तो मेरे पापा या मेरे पापा के पापा या उनके पापा, या अगर जो है इंडियन सिटीजन थे तो मैं तो जो है अगर मैं बाहर रह रही हूँ तो नाउ आई विल बिकम द पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब मेरी जो ओरिजिन है वो इंडिया से है, और इसको यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तक। ग्रेट पेरेंट्स तक अगर मेरी ओरिजिन इंडिया में मिलती है तो मैं पीआईओ होती हूँ। और इसके साथ अगर ये भी था कि कोई यूएसए का बंदा है, यूएसए का पर्सन है और उसका जो स्पाउस है वो इंडिया का है, अगर सपोज कि कोई यूएसए का बंदा इंडियन लड़की से शादी कर लेता है तो अभी दैट विल कमिंग, तो वो पीआईओ कहलाएगा। ठीक है, वो ही और शी विल बी नोन एज पीआईओ। तो दो टर्म्स होते हैं पीआईओ डिफाइन करने का, कि या तो मेरे ग्रेट पेरेंट्स तक लोग इंडिया के रहे हों, जैसे कि सपोज मान लो कि मैं यूएस में मेरी बर्थ हो गई लेकिन मेरे पापा इंडिया के हैं तो मैं पीआईओ हो सकती हूँ। मान लो कि मेरे पापा भी यूएस चले गए थे, मेरे पापा यूएस में थे लेकिन मेरे जो दादाजी हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो इंडिया में थे, तो हम क्या हो जाएंगे? पीआईओ हो जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि मेरे पापा मैं, मेरे पापा और उनके पापा तीनों हम यूएस में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इंडिया में रह रहे थे, तो भी मैं क्या हो जाऊंगी? पीआईओ हो जाऊंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि या तो जो पर्सन है उसका स्पाउस इंडियन हो, जैसे कि सपोज कोई यूएस का पर्सन है, वो इंडियन लड़की से शादी कर लेता है तो वो पीआईओ हो जाएगा। ठीक है, अब नेहा, कमला हैरिस इज पीआईओ? आई एम नॉट अवेयर हु इज कमला हैरिस। मैम कमला हैरिस के जो मदर थी वो इंडियन थी और उनके जो फादर थे वो जमैका से थे, जमाइका से। तो मैम क्या उनको भी कंसीडर किया हाँ, तो अब तो वो एक्चुअली पीआईओ को अभी अगली स्लाइड में अब वो ओसीआई हो जाएंगी, क्योंकि जो पीआईओ है उनको अब जो पीआईओ है उसको खत्म कर दिया गया है। 2015 से पीआईओ का जो टर्म है वो खत्म कर दिया गया है। अब पीआईओ को जो है ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड ओसीआई की आने वाली है। क्लियरिंग और नॉट? ओसीआई क्या होता है? हाँ, बस ये अगले स्लाइड, हाँ अगली स्लाइड ओसीआई की ही है। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन मतलब कि कोई ऐसा पर्सन था, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि वो श्रीलंका में भी माइग्रेंट्स थे हमारे, या अदर जगह के जो लेबरर्स थे जो कि बहुत दिनों से इंडिया, मतलब कि वहाँ पे रह रहे थे, अदर नेशन में रह रहे थे, और उसके बाद वो इंडिया आते हैं तो उनको हम ओसीआई कहते हैं। अरे यार एक सेकेंड, ओसीआई का जो पहले जो है सिर्फ पीआईओ का कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा हुआ कि ये जो मतलब जो ज़्यादा जो हमारे लोग थे जो कि बाहर की कंट्रीज़ में रह रहे थे, वो जो है इंडिया आ जाते तो और वहाँ उस पर्टिकुलर नेशन में भी रह रहे थे, तो हमने एक सिटीजनशिप में एक कॉन्सेप्ट ला दिया ओसीआई। ओसीआई को हम एक कार्ड देते हैं, वो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं ओसीआईज़ को, कि आप इंडिया में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो डिफरेंट थिंग्स आर अवॉर्डेड टू द ओसीआई पीपल। वो सारी चीज़ें पीआईओज़ को नहीं मिली हुई थी, ओसीआईज़ को मिली थी। ठीक है, मतलब वो इंडिया के थे और ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द कॉलोनिज्म उनको वहाँ पे बसा दिया गया था किसी और नेशन में, लेकिन स्टिल क्योंकि वो जानबूझ के तो नहीं गए थे, तो अभी भी वो इंडियन ही है।
लेकिन वो किसी और कंट्री में जाके बस गए थे, या जाके उनको फोर्सफुली या तो वहाँ पे डाल दिया गया था, लेकिन अब वो वहाँ पे हैं। तो उनको जो है एक OCI कार्ड दिया गया कि उसमें जो है उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई, जैसे कि वही स्कॉलरशिप का हो गया, उनके बच्चों को हो गया, या उनको वीज़ा में बहुत सारे जो है छूट वूट दे देते थे। लेकिन बाद में 2015 में क्या किया गया कि PIO को भी OCI में मर्ज कर दिया गया। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये भी है कि हमें क्या करना था कि जो फॉरेन कंट्री से बहुत सारा ट्रैफिक अपने यहाँ लेके आना था, ताकि हमारा टूरिज्म जो सेक्टर है वो प्रमोट हो सके। तो अब क्योंकि OCI कार्ड होल्डर्स को वीज़ा में बहुत सारी बहुत लिबरल पॉलिसीज थी जो OCI कार्ड होल्डर्स थे, तो PIO को भी जब OCI कार्ड दे दिया गया तो उससे क्या होगा कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंडिया आएंगे, तो हमारे जो इंडिया में ट्रैफिक है लोगों की थोड़ी बढ़ेगी, तो टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हो जाएगा। तो 2015 में जो PIO भी हमने थोड़ी देर पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पढ़ा है, अब PIO का ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से खत्म करके अब PIO और OCI एक ही हो गए हैं। तो अब सिर्फ OCI का यही कॉन्सेप्ट है, और OCI को एक OCI कार्ड मिलता है, इट शुड बी लुक लाइक दिस, और इसमें उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। क्लियर? Ma'am, what is this introduced by dual citizenship 2003? इंट्रोड्यूस बाय ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब ये जो एक्ट है उसका नाम डाला गया था, इंट्रोड्यूस बाय इसका जो एक्ट था उसका नाम डाला गया था ड्यूअल सिटीजनशिप की। मतलब ये इंडियंस तो नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट द मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, बट दे आर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो इसका जो टाइटल दे दिया गया था वो ड्यूअल सिटीजनशिप दे दिया गया था, क्योंकि इनको भी कुछ ऐसे राइट्स दे दिए गए थे जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिले हुए थे, ठीक है। इसलिए जो इस एक्ट का नाम जो थीम थी, जो टाइटल था, उसको डाला गया था एज अ ड्यूअल सिटीजनशिप एक्ट 2003। तो मैम जो भी NRI होता है वो OCI भी होता है? नहीं, जो भी PIO होता है, NRI तो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। NRI तो बस इतना है कि 365 डेज में से 182 डेज से ज़्यादा वो इंडिया में ना रह रहा हो, तो NRI का कॉन्सेप्ट तो वहीं पे ख़त्म हो गया। ओवरसीज सिटीजन वो होते हैं जो कि पहले इंडिया में थे, ब्रिटेन टाइम में उनको इंडिया से फोर्सफुली या विलिंगली कहीं किसी और नेशन में बसा दिया गया, लेकिन स्टिल वो इंडिया से ज़बरदस्ती तो नहीं गए थे ना, तो उनको हम ओवरसीज सिटीजन कहते हैं, और उनको हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे के रखी थी। अब टूरिज्म, हाँ, it is specifically for those who were displaced during the British rule. You can say so. NRI is totally different concept. Getting or not? So please don't get confused between NRIs and OCI and PIO. NRI is totally different concept. NRI just means 365 minus 182. Now PIO and OCI are on same. Yeah, बिल्कुल PIO और OCI अब एकदम सेम है। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया। वो मतलब वो वैसे बेसिकली किया गया था हमारे ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए। बिल्कुल हाँ, NRI जो बाहर पढ़ने जाते हैं 182 ईयर से ज़्यादा वो रह रहे हैं तो NRI बन जाते हैं। अब ये 2 MCQ है, इसको करके जल्दी से कर लीजिए। पार्ट 1 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं आपके? पार्ट 1 अभी डील किया, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? All of the above. और ये बताइए NRI 182 ये भूलेगा तो नहीं ना कॉन्सेप्ट? 182 अब थोड़ा सा ये पार्ट बचा है। वैसे तो आपका टाइम हो चुका है, पर ये मेरे ख्याल से अगर आप लोग बोर ना हो रहे हो तो बस इतना सा बचा है, तो हम इसको कंप्लीट कर लें। आर यू एबल टू लिसन? अभी इसको कंप्लीट कर लें, थोड़ा ही बचा है। हाँ जी मैम, कर देखो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, एक 1992 में, एक 2003 में और एक 2015 में। उसको जल्दी से कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा है ना, जस्ट 2 मिनट, बस 2 मिनट पहले जो है इसमें आपका जो डिसेंट था, बाई डिसेंट वहाँ पे सिर्फ फादर थे, बाद में यहाँ पे मदर भी डाल दिया गया था। बाई डिसेंट मतलब कि अगर कोई बेबी है उसकी मम्मी या उसके पापा दोनों में से कोई भी अगर इंडियन सिटीजन रहता है तो जो बेबी है उसको सिटीजनशिप अवॉर्ड कर दी जाएगी। तो 1992 के पहले वहाँ पे जो क्लॉज है वहाँ पे सिर्फ फादर मेंशन था, अब वहाँ से उसमें मदर को भी इंसर्ट कर दिया गया है। 2003 में आपको OCI कार्ड दे दिया गया था। OCI कार्ड का फॉर्मेट लाया था जिसमें जो OCI जिनके बारे में भी हमने पढ़ा है, तो उनको OCI कार्ड में बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है जो दी गई वो OCI कार्ड वो 2003 में लाया गया। और लास्ट में आपका 2015 है, 2015 में PIO और OCI का मर्जर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 उसमें अमेंडमेंट्स हैं। तो आज अब ये पूरा आपका पूरा हो गया सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट। अब आपको कल से पढ़ना है फंडामेंटल राइट।
तो अभी के लिए इतना था पूरा। अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो वी विल डिस्कस इट बाय टुमारो। और एंड थैंक्स फॉर द डे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मैम पीडीएफ भिजवा देना। हाँ हाँ जो मैं भी हमारे को- हाँ बोल देती हूँ। ओके लो आप। अभी ये सिस्टम खाली रहेगा क्या थोड़ी देर? किसी खाली है तो मुझे बस एक पीपीटी भेजनी थी। तुम भेज लो पहले आप, फिर मैं। ये काट दो सारा। हाँ काट दो, एंड मीटिंग करें। एंड तो हो गया ना, आप कर लो। क्या हो गया? मैं भी आ रहा हूँ। ये आया नहीं है, अभी देखता हूँ, सुबह को बुलाना। ये देखो आईडी क्या करेगा, क्या बेटा? ये ऐसे क्यों फोल्डर बनता है? आप यहाँ से अपना क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, यूट्यूब पे भी कुछ करना है। ये कार्ड थी किसी में बंद नहीं हुई है अभी, देखा?